नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान पूरा हुआ और राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। पहले चरण में 12 सीट पर चुनाव थे राजस्थान में, दूसरे चरण पर 13 सीट पर, कुल 25 सीटें राजस्थान में हैं। 25 ही सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। कल हमने कहा था आपसे कि वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले इस बार थोड़ा बेहतर होगा। हालांकि आज भी बड़ा सावा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बेहतर कहा था। तो लगभग ये 65% क्रॉस कर रहा है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग ट्रेंड है, लेकिन कुल मिलाकर ये कई जगह 70% भी क्रॉस कर रहा है। खासतौर पर उन दो सीटों पर जो सबसे हॉट सीट थी, बांसवाड़ा और बाड़मेर, जिसका हम हमेशा जिक्र करते थे। अभी इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर एक चर्चा, इसलिए कि देश के साथ साथ राजस्थान को भी उसी तरह प्रभावित करती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है वीवीपैट पर और चुनाव ईवीएम से ही होंगे। मतपत्र से बैलेट पेपर चुनाव कराने की याचिका खारिज हो गई। बस इतना जरूर है कि मतदान के बाद मशीन को, ईवीएम को 45 दिन सुरक्षित रखना पड़ेगा और जिस मशीन से फीडिंग की जाती है उस मशीन को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। कुछ सावधानी के लिए मेजर्स बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपनाने पड़ेंगे और उनकी जांच भी हो सकेगी। अगर किसी ने शिकायत की या किसी ने संशय व्यक्त किया तो उसके अपने प्रोसीजर लेट डाउन किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तय हो गया कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं होंगे, ईवीएम से होंगे और वीवीपैट के स्लिपों से उसकी जांच नहीं होगी, तुलना नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं नापी जाएगी। ये दो बातें हुई है। तो इसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की जीत बताया, अपनी जीत बताया, विपक्ष की हार बताया और कहा कि इस पर तमाचा पड़ा है। तीखा प्रहार किया उन्होंने, करारा जवाब मिला है मतपेटियां लूटने वालों को, जो बूथ कैप्चर करते हैं उनको। और अखिलेश यादव ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। आइए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुन लेते हैं, फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। तो लड़ाई अभी लंबी है। सुप्रीम कोर्ट में फर्दर कोई जाएगा, कोई कुछ बात करेगा, ये भी अभी हम कह नहीं सकते। लेकिन विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका है और वो जो आरोप लगाते रहे अब तक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको जो उम्मीद थी आज वो नाउम्मीद हो गए। अभी आज जो मतदान का प्रतिशत निकल के आया पहले चुनाव से तो बेहतर है, पहले चरण से तो राजस्थान में। लेकिन इन्हीं सीटों पर पिछली बार 2019 में जो मतदान हुआ था उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा पीछे है। इसलिए पहले चरण के उदासीन मतदान से पार्टियां जागी, खासतौर पर बीजेपी सक्रिय हुई। बीजेपी की पन्ना प्रमुख, बीजेपी की बूथ लेवल की वर्किंग करने वाले लोग सक्रिय हुए, वोटर निकाल के लाए। गर्मी थी, इसके बावजूद भी वोटर निकाल के लाए। लेकिन जो आज देखने में आ रहा है वो अब तक लगभग 62% मतदान अभी तक रिकॉर्ड जो आया है उसके हिसाब से। और थोड़ा सा इसको अपडेट किया जाएगा रात तक 12 बजे तक, तो मैं समझता हूँ 64% तक पहुँच सकता है ये मतदान राजस्थान का। लेकिन ये पिछली बार से फिर भी कम है। आज अजमेर में 53% मतदान हुआ, अभी तक के रिकॉर्ड के 53%, 53.47।
बांसवाड़ा और बाड़मेर सबसे हॉट सीट थी, सबसे ज़्यादा मतदान वहीं हुआ। 70.20% अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से बांसवाड़ा में, और बाड़मेर में 70.98%, 71% लगभग मतदान हो गया है। फिर भी एक्यूरेट आंकड़े आएंगे तो कुछ और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद भीलवाड़ा में 57% हुआ है। पिछली बार भीलवाड़ा में 65% पोलिंग हुई थी, 65 से भी ऊपर, 65.5% से ऊपर। इसलिए इस बार 57% होना। डॉक्टर सीपी जोशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के, और बीजेपी का गढ़ था। 6 लाख वोटों से बीजेपी पिछली बार जीती थी। इस बार लोग इंडिफरेंट क्यों हो गए, इसका कारण खोजना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ में 65.79%, जहाँ से सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 60.5, पिछली बार 72% से ऊपर मतदान किया था यहाँ पे। तो अब अगर ये 65.79% है, ये बढ़ेगा भी तो 1-2% बढ़ा दे तो पिछली बार से कम हुआ है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के। उदयलाल अंजना पूर्व मंत्री उनके सामने है। झालावाड़ में 67.40% हुआ है। झालावाड़ में पिछली बार काफ़ी अच्छी पोलिंग हुई थी, 71.96%, यानी कि 72% हुई थी करीब करीब पोलिंग। इस बार अभी झालावाड़ की अभी तक रिकॉर्ड 67.40 है। 1-8% बढ़ जाएगा, लेकिन 72% और 68% काफ़ी फ़र्क है। इस तरह पाली में 56.80 है, राजसमंद में 55.70 है, टोंक सवाईमाधोपुर में 53 है। ऐसे इंडिफरेंट रहे लोग अभी भी। जोधपुर में जरूर, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ रहे हैं मंत्री, वहां 63.30 है, 63.30, वो जरूर थोड़ा सा है ठीक। लेकिन जोधपुर में भी पिछली बार 68.89% था, अब 63% है। ये 1-8% बढ़ भी जाएगा रात तक, तो भी 5% कम से कम रहेगा पिछले चुनाव से, 2019 के चुनाव से। तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की सारी एक्सरसाइज के बावजूद मतदाता इंडिफरेंट बना रहा, मतदाता तटस्थ बना रहा। शादियां थी लेकिन उसके बावजूद भी, और गर्मी थी, तो गर्मी तो पिछली बार भी चुनाव में गर्मी थी। गर्मी का मौसम हर बार होता है, चुनाव मई जून में होते हैं, अप्रैल मई में, तो इसलिए वो कोई लॉजिक नहीं दी जा सकती। मतदाता इतने प्रभावशाली प्रत्याशी होते हुए भी मतदाता निकाल कर नहीं ला पाए, वो वोट डालने नहीं आ पाए, और अपेक्षित परसेंटेज नहीं बढ़ा तो है पहले चरण के मुकाबले, लेकिन पहले चरण के मुकाबले बढ़ने के बावजूद भी इन सीटों पर 2019 में जो था उतना नहीं बढ़ा, वहाँ तक भी नहीं पहुँचा। अभी बाड़मेर जरूर पहुँच सकता है, बांसवाड़ा जरूर पहुँच सकता है, जहाँ ट्रेंगुलर जैसी फाइट लग रही है। इसलिए तीसरा प्रत्याशी भी काफ़ी ताकत में लगा करके वोटर को लेके आया है। इसलिए मुझे लगता है कि तीसरे प्रत्याशी की वजह से यहाँ पर 70% क्रॉस कर रहा है मतदान। हालांकि बांसवाड़ा का तीसरा प्रत्याशी जो हाथ के चुनाव चिन्ह पर, उसको कांग्रेस ने निकाल रखा है। कांग्रेस ने अपील की थी बाप को वोट देने की, भारतीय आदिवासी पार्टी को, और फिर भी कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में रह गया था, हाथ का चुनाव चिन्ह मैदान में रह गया था, तो वो लड़ता रहा और बहुत सारे लॉयलिस्ट कांग्रेस के वोटर आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस का प्रत्याशी यदि 1 लाख वोट से अधिक ले जाएगा, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा आकलन है। जहाँ तक बाड़मेर का सवाल है, रविंद्र सिंह भाटी ने त्रिकोण बनाया था चुनाव में। मैंने पहले भी कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी जैसे जैसे ताकतवर होंगे वैसे वैसे जाट समुदाय में जागरूकता आएगी कि किसी एक को साथ दिया जाए। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी, बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी, और दोनों में से किस एक के साथ गए जाट, ये आज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक के साथ गए ऐसा लगता है। और दूसरा जो जाट प्रत्याशी वो तीसरे स्थान पर चला जाएगा, ऐसा लोग आकलन कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, निर्दलीय होते हुए इतना ताकतवर चुनाव लड़ा है कि उनकी जीत की संभावना भी लोग बता रहे हैं, और उनकी जीत की संभावना ही वोट पोलराइज कर रही है जाट समुदाय के, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो बेनीवाल के पक्ष में, कांग्रेस पक्ष में जाए, चाहे बीजेपी के पक्ष में जाए, कैलाश चौधरी के पक्ष में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि रविंद्र सिंह भाटी को नहीं जीतने देने के लिए जाट समुदाय या गैर रविंद्र सिंह भाटी के विरोधी जो लोग हैं वो पोलराइज हुए होंगे, ऐसा लगता है। इसके बावजूद वो जीत जाए तो आश्चर्य नहीं कर सकते अपन। तो अभी रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव में आज एक बात खास सामने आई कि उनके भाई, रविंद्र सिंह भाटी के भाई
घूम रहे थे जैसलमेर वोट मांगने के लिए। कानूनी तौर पर जो उस इलाके का वोटर नहीं है वो रह नहीं सकता उस इलाके में। सबको चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही इलाका छोड़ना पड़ता है। तो इस पर ट्वीट किया, हम बताएंगे थोड़ी देर में भी आपको ट्वीट जो पुलिस ने ट्वीट किया कि इनको अपना जिला छोड़ना चाहिए, उनको जैसलमेर में प्रचार नहीं करना चाहिए, वोट नहीं मांगने चाहिए, जिले से बाहर जाना चाहिए। आज 2-3 बातें हुई हैं। थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई बाड़मेर में, और बाड़मेर में एक बूथ पर हंगामा हुआ और हल्की फुल्की मारपिटाई भी हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिर पुलिस पहुंची, हरीश चौधरी वहां से कांग्रेस के नेता पहुंच गए और उन्होंने जाकर धरना दिया हरीश चौधरी ने। और हरीश चौधरी के कलेक्टर के सामने धरना देने के बाद कहा उन्होंने प्रशासन बहुत दबाव में काम कर रहा है और प्रशासन के सामने सब कुछ हो रहा है, अब चुनाव आयोग कहाँ है। आइए सुनते हैं हरीश चौधरी ने क्या कहा। सबसे पहले इसको सुनते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, धुमली के अंदर कांग्रेस के एजेंट के साथ मारपीट हुई, बार उठाकर फेंक दिया गया, मतदाताओं के साथ, महिलाओं के साथ मारपीट हुई। प्रशासन के संरक्षण के अंदर पोलिंग लगातार उनसे बात करने के बाद में भी कोई वहाँ हम लोगों को न्याय नहीं मिला। अपराधियों का हौसला इतना बड़ा कि जब मैं इन लोगों को लेकर मैं वहाँ से निकल रहा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास अपनी बात रखने के लिए, मेरे पर भी हमला होता है और सीआई लेवल के साथ मारपीट होती है और लव लिहाज, और पूरी देश देख रहा है। हम लोगों को नहीं लग रहा है कि बाड़मेर के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। हम कहाँ जाएं, अपनी बात कहाँ रखें। मैं आया हूँ, आखिरी पड़ाव है बाड़मेर का कलेक्टर अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है, ये हम लोगों को विवश कर रहे हैं कि हम लोग बाइकआउट करें। टोंक सवाईमाधोपुर में भी भाजपा के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया एक मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने हंगामा करके मतदान रुकवाया। उन्हें शक था कि फर्जी पोलिंग हो रही है, जिनके पास आई कार्ड नहीं है वो लोग वोट दे रहे हैं। एक ऐसी महिला मतदाता का उन्होंने आई कार्ड चेक किया खुद ने, उनके पास चुनाव आयोग की पर्ची थी। उन्होंने मतदान रुकवाया, हंगामा किया मतदान केंद्र पर, अड़े रहे बहुत देर तक, पर फाइनली चुनाव आयोग की टीम ने वेरीफाई किया कि वो सही मतदाता थी, उसकी पर्ची वैलिड पर्ची थी, सही थी। तो वो बूथ नंबर 16 की घटना है ये, वहाँ महिलाओं की खुद ही आईडी चेक करनी शुरू कर दी उन्होंने। फिर वो सही पाई गई तो उनका वोट पड़ा और वोट डलवाया गया चुनाव आयोग की टीम के द्वारा। तो आइए सुनते हैं सुखबीर सिंह जौनापुरिया क्या कह रहे हैं इस बारे में। जिस हिसाब से अभी मतदान हो रहा था, मैं पता लगा, मुझे बाहर मैसेज आ रहा था कि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। मैं आप बताऊँ, गांव के अंदर में बूथ है। अब गांव के अंदर बूथ है तो भाई घर की चढ़ी घर के बराबर हो जाती है ना, तो वो तो अपना ही वो मर्म है। उस यहाँ से हो रहा था तो मैं अभी मौके पर आया, तो मौके पर आते मुझे मिल ही गया वो मानना फर्जीवाड़ा। तो मैंने उसके लिए कहा है, कोई आदमी शोर में चाहता हो, मुझे उससे बात कोई फर्क नहीं पड़ना, जहाँ का वो मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँ, जो भी हो एक्यूरेट हो, साफ हो, और जिसमें आप वोट डाले, वोट देने का हर आदमी का अधिकार है, लेकिन वैसा नहीं भाई उसको फ्रॉड किया जाए। पहले मैंने जिक्र किया था बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के भाई जैसलमेर जिले में घूम रहे थे। कायदा यह है कि जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर नहीं है वो चुनाव प्रचार खत्म होने के समय के बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं ठहर सकता, उसे बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर नहीं गए, वहाँ के वोटर नहीं है, जैसलमेर में घूम रहे थे। पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें जैसलमेर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे पास वो ट्वीट है तो हम दिखवाते हैं आपको, शायद दिख जाए। ये देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का भाई जो जैसलमेर शहर का वोटर नहीं है, जैसलमेर का वोटर नहीं है, जैसलमेर घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी भाई, जिला पुलिस अपील करती है कि वो तुरंत इस जिले से बाहर चल जाए। ये कायदा है सरकार का, मतलब चुनाव आयोग का। और अच्छे अच्छे लोग भी जो चुनाव प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक भी होते हैं, वो सब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के चले जाते हैं जहाँ के वो वोटर नहीं हैं। तो ये अपील जरूर की पुलिस ने। अब अपील के बाद वो बाहर गए नहीं गए ये पता नहीं लग पाया, पुलिस ही जान सकती है, पुलिस ही बता सकती है। आइए अब हम चलते चलते इस चुनाव पर बात कर लें कि इस चुनाव में हालांकि भाजपा काफ़ी हद तक एकजुट थी, लेकिन वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी के सम्मोहन पर आश्रित थी। मोदी की गारंटी, मोदी का काम, मोदी की वोट अपील और
4 जून 400 पार और अब की बार मोदी सरकार, इसी पे वोट मिल जाएंगे। पहले चरण में तो पूरी तरह इस पे भरोसा किया गया, दूसरे चरण में सक्रियता हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे तो मतदाता और बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता आत्ममुग्धता की स्थिति में या विश्वासातिरेक अधिक विश्वास में वोट देने नहीं निकले, इसका खामियाजा बीजेपी को हो सकता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अपने अपने कैंडिडेट बांट लिए। एक अघोषित विभाजन हो गया। जहां सचिन पायलट को जाना था, टोंक सवाईमाधोपुर में गए, दौसा में गए, जहां उन्हें लग रहा था कि कैंडिडेट को जिताना है, वहां पूरी ताकत लगाई। अजमेर में नहीं जाना था तो नहीं गए। जहां अशोक गहलोत को जाना था, वहां अशोक गहलोत गए। फिर तो ये कांग्रेस का विभाजन फिर भी दिखा, इसके बावजूद कि पार्टी एकजुटता का दावा करती रही, लेकिन मतभेद भी कायम रहे, मनभेद भी कायम रहे और कांग्रेस उस एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई। और कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए वो ताकत भी नहीं दिखाई, वो उत्साह और जोश भी नहीं दिखाया कि वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। फिर भी अगर 10 सीटों पर कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में आ गई 25 में से, तो बड़ी उपलब्धि है। हार जीत की बात मैं नहीं कहता, लेकिन पहले दिन से लोग कह रहे थे कि अगर अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते, सचिन पायलट अजमेर से चुनाव लड़ते या टोटा सा सीकर से चुनाव लड़ते, तो चुनाव का माहौल कुछ और होता। ये चुनाव लड़ने से डर गए। महेंद्र सिंह मालवीय पार्टी छोड़ के चले गए, लालचंद कटारिया पार्टी छोड़ के चले गए, और एक कैंडिडेट ने तो सुदर्शन रावत ने चुनाव टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक कैंडिडेट का की सीट बदली गई और भीलवाड़ा से उनको शिफ्ट किया गया दूसरी सीट पर, राजसमंद पर। तो ये इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद भी कांग्रेस अगर आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर टक्कर देने की स्थिति में आ गई है, बराबरी की स्थिति में आ गई है, तो ये कांग्रेस के लिए मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इतने ज़्यादा डिप्रेशन के बावजूद, इतने ज़्यादा लोग छोड़ के भाग रहे हैं, सीताराम अग्रवाल भाग रहे हैं, लोकेश शर्मा कुछ कर रहे हैं, उनके ओएसडी, तमाम तरह के दल बदल के बाद, तमाम तरह की निराशा के बाद और प्रत्याशियों में और कार्यकर्ताओं में जोश के अभाव के बावजूद कांग्रेस टक्कर देने की स्थिति में आई 10 सीटों पर लगभग। और भाजपा पहले चरण के बाद दूसरे चरण में काफ़ी उत्साहित दिखी। बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे, सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी। इनकी वजह से ये 13 सीटें काफ़ी हॉट रहीं। इनमें मतदान का प्रतिशत सुधरा है, लेकिन फिर भी 2019 के बराबर पहुंच नहीं पाए, ऐसा लगता है। आइए 4 जून को पता लगेगा कि जो ईवीएम में मत पड़े हैं, जो भाग्य ईवीएम में दर्ज हो गया है, वो जब बाहर निकल के आएगा, उस दिन हम फिर उसकी समीक्षा करेंगे। कहाँ किसका पत्ता चला और कहाँ कौन पत्ता नहीं चला पाया। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।